नमस्ते साथियों। गांव सरकार के 54वीं कड़ी में मैं आपसे बात कर रहा हूं। 54, ये 56 और ये जो 54, ये 54वीं कड़ी है, 54 जिसको बोलते हैं, 54वीं कड़ी। इस कड़ी में देखिए, ये जो हम बार बार बताते आ रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 11 में जो 29 विभाग गांव सरकार के या ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, उसका ये 29वां मतलब आखिरी कड़ी है। अब देखिए, चलते चलते हम लोगों ने 28 कड़ी के बाद ये 29वां आखिरी कड़ी में पहुंच गए हैं। अब ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्यों आपको ये बताना जरूरी समझा कि जितने अनुच्छेद 11 में कुल जितने विभाग हैं जो गांव पंचायतों को दिए गए हैं, उनके बारे में जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि इन विभागों में क्या गांव पंचायतें या गांव सरकार कर सकती हैं, तब तक कैसे उसके बारे में सोचेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 विभाग में मैंने सैकड़ों ऐसी चीज़ें बताई, अब तक 28 जिसमें बीत चुका है, जिसमें कि ग्राम पंचायतें कर सकती हैं, लेकिन उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो ये ही समझती हैं कि जो सरकार जो व्यवस्था हमको दे रही है, बस वही व्यवस्था लागू हो सकता है। तो ये जो 29वीं कड़ी में क्या विषय है, इसको आप समझ लीजिए। ये ऐसा विषय है कि इसको शायद आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विषय ही उस जो विषय रखा है वो रखा है कि ये जो कम्युनिटी एसेट्स मतलब सामुदायिक आस्ती। अब देखिए, कम्युनिटी एसेट्स का जो विषय है, सामुदायिक संपत्ति इसको बोल सकते हैं आप, कि जो सामुदायिक संपत्ति है। अब ये सामुदायिक संपत्ति, गांव में आप पूछे भाई सामुदायिक संपत्ति क्या है, तो कौन बता पाएगा। हालांकि उसमें सामुदायिक आस्ती शब्द इस्तेमाल किया गया, आस्ती, सामुदायिक आस्ती। तो आस्ती तो और नहीं समझेंगे आप, मोटे समझ में समझ लीजिए कि सामुदायिक संपत्ति। अब ये सामुदायिक संपत्ति है क्या? मैं तो नहीं समझता कि ग्राम के लोग ये समझ पाएंगे कि सामुदायिक शक्ति किसको कहते हैं। मैं थोड़ा आपको बताऊं कि देखिए, सामुदायिक शक्ति का मतलब ये, सामुदायिक मतलब ये समझ लीजिए क्या होता है। कि सामुदायिक का मतलब यह है कि सब लोग जैसे गांव है, गांव जो है एक कम्युनिटी है। सामुदायिक अंग्रेजी शब्द होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब कि जो गांव के लोग हैं, सभी लोग मिलके एक बनाते हैं कम्युनिटी, मतलब एक समुदाय हो गया ना पूरे गांव में। छोटे भी समुदाय हो सकते हैं, लेकिन आप गांव के जब परिप्रेक्ष्य में हम आपसे बात करेंगे तो पूरे गांव के लोग ने मिलके एक समुदाय बनाया है, जिसको कि आप कह सकते हैं सामुदायिक का नाम दे सकते हैं कि सामुदायिक। अब सामुदायिक जो उसकी जो संपत्ति है वो क्या क्या है। अब सामुदायिक संपत्ति के मतलब कि सब लोगों की संपत्ति, मतलब पूरे गांव की संपत्ति। पूरे गांव की संपत्ति क्या क्या चीज़ होती है? ये पूरे गांव की संपत्ति का मतलब ये है कि गांव के लोग उसका में हर आदमी उसका प्रयोग कर सके। सामुदायिक संपत्ति का मतलब ये मत समझिए, जो ये मत समझिए कि कोई प्रॉपर्टी से ही मतलब है, कोई प्रॉपर्टी से ही मतलब नहीं है। मतलब जितनी आपको यहाँ जो सामुदायिक संपत्ति का जो हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं, जो विषय दिया गया है, उसमें कोई ये जिसमें प्रॉपर्टी जो आप समझते हैं प्रॉपर्टी जो सामान्य रूप से कि जो समझते हैं वो नहीं है कि जमीन जायदाद, ये इस हिसाब से मत समझिए। बल्कि ये जो सामुदायिक संपत्ति है कि मतलब उन चीज़ों से मतलब है जिसका लाभ पूरे गांव वाले भी उठाते हैं, मतलब हर व्यक्ति भी उठाता है और पूरे गांव के लोग एक साथ उसका लाभ उठाते हैं। जैसे और भी है, मैं उदाहरण के लिए आपको स्पष्ट कर दूं कि आप आजकल देख रहे होंगे कि सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। अब सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं ना गांव में, इस समय चल रहा है कि सामुदायिक शौचालय बनाइए, अच्छे अच्छे शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे हैं। पहले तो शौचालय बनते थे, लोगों के निजी शौचालय बनते थे, लेकिन अब उन्होंने गांव में सामुदायिक शौचालय भी बनाने का व्यवस्था कर दिया कि सामुदायिक शौचालय बने। अब आप ही समझिए कि सामुदायिक शौचालय है तो समझ गए ना कि सामुदायिक क्या है, यानी कि उस शौचालय का उपयोग गांव का प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। ये हुआ सामुदायिक। उसी तरह से जैसे सामुदायिक शौचालय है, उससे आपका स्पष्ट हो गया। उसी तरह गांव में जितनी चीज़ें हैं जिनका कि प्रयोग गांव के सारे लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लाइब्रेरी है किसी गांव में, वो भी एक सामुदायिक संपत्ति है। सड़क है,
मान लीजिए पानी में जिस गांव में ट्यूब लगा है कि पानी की टंकी है, उसका इस्तेमाल करना है, तो ये पानी की टंकी भी वो आप कह सकते हैं कि ये सामुदायिक संपत्ति है। पोखरे हैं, झरने हैं, मान लीजिए कुएँ हैं, पहले जो काम कुएँ ऐसे हैं जो सार्वजनिक कुएँ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हैंड पाइप लगा हुआ है गांव में, जगह जगह वो मार्क 4 का हैंड पाइप लगा हुआ है, उसको भी आप कह सकते हैं कि ये सामुदायिक संपत्ति है। तो जो चीज़ भी, जो ऐसी चीज़ें जिसका कि इस्तेमाल हर व्यक्ति गांव में करता है, वो उसको कहते हैं कि सामुदायिक संपत्ति। तो ये जो सामुदायिक संपत्ति है या कम्युनिटी एसेट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कम्युनिटी एसेट मतलब पूरे कम्युनिटी का है वो एसेट है। एसेट का मतलब वो चीज़ होती है जो कि रिसोर्सेज कहिए या उसके उपयोग के से फ़ायदा उठाना या उसके हर तरह से वो आपके लिए लाभदायक है, ऐसे आप कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है गांव में इसको दिया गया विषय। देखिए इसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारे प्राचीन काल से ही चला रहा है, कोई आज से नहीं चला रहा है। प्राचीन काल के मतलब जितने भी पोखरे थे, कुएं थे, करीब करीब सभी सार्वजनिक ही ज़्यादा होते थे, बहुत कम लोगों के होते थे। नदियाँ थीं, सड़क थे। आजकल अब उन्हीं के परिवर्तित रूप कई चीज़ों में बदल के आ गया है, जिसको कि अब सरकार कई चीज़ें जो सुविधा दे रही हैं सारे गांव के लोगों की। तो जो भी बहुत सारी सरकार की सुविधाएं जो कि आपके शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए, मान लीजिए अगर दंगल का कुश्ती लड़ने का अखाड़ा बन गया, खेल ग्राउंड बन गया, या जो भी चीज़ सबके लिए अगर गांव में बनता है, ये समझ लीजिए कि सभी जो है ये सामुदायिक संपत्ति है, उसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये क्यों सामुदायिक संपत्ति का महत्व है? देखिए हर कम्युनिटी में हर लोगों की आर्थिक स्थिति तो एक जैसी होती नहीं है। अब मान लीजिए कि सभी लोग तो शौचालय अपने घर में बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए शौचालय बनाने के लिए होगा कि भाई सामुदायिक शौचालय है, तो जो सुविधा एक व्यक्ति को मिल सकती है वो पूरी सुविधा गांव में मिल सकती है। उसी तरह की खेल का ग्राउंड है, खेल का मैदान है जहाँ हर तरह लोग खेल सकें। अब हर व्यक्ति तो खेल का ग्राउंड बना नहीं सकता, और अगर बना भी देगा तो उसके यहाँ कौन खेलने आएगा? मान लीजिए एक आदमी अपना बना लिया। इसलिए खेल का ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि जिसका जब चाहे जब उसका कोई उपयोग कर सके। उसी तरह के पानी की सुविधा देने के लिए बनाना है। आजकल गांव, कुछ गांव में सोलर पंप लग रहे हैं ग्राम पंचायतों की तरफ से, तो आप सोलर पंप का इस्तेमाल सब लोग कर सकते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आप ये समझ गए कि ये सामुदायिक संपत्ति का महत्व क्या है और सामुदायिक संपत्ति है क्या। ये जितना गांव में अगर ये व्यवस्था, जितनी सामुदायिक संपत्ति की व्यवस्था गांव में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतना ही लोग उसका अधिक से अधिक उसका उपयोग लोगों तक पहुंच जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखिए क्योंकि बहुत गरीबी है, हर कुछ लोग उन चीज़ों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए किसी को भी सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े, इसीलिए ये व्यवस्था गांव क्षेत्रों में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए विषय दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि यह विषय को महत्व को नहीं समझा गया है। इतना महत्वपूर्ण विषय मैं तो कहता हूँ कि अंत में इसीलिए इस विषय को दिया गया है कि अभी तक तो गांव को जो अधिकार दिए गए हैं, भाई गांव सरकार को या गांव ग्राम पंचायत को वो अधिकार दिए गए हैं, ये आप करिए। और ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विधा है कि आप जितने भी आपकी जो कुछ करेंगे वो एक तरह से एक सामुदायिक संपत्ति के रूप हो जाएगी, जिसका कि सब लाभ उठा सकें। अब इसमें जितना सामुदायिक संपत्ति अगर है आपके पास, तो जितना उस चीज़ों को पैदा करना, उन चीज़ों को स्थापित करना एक बात हो, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दायित्व भी आ जाता है कि जब सामुदायिक संपत्ति है तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि उसका संरक्षण करें। इसीलिए विषय दिया गया सामुदायिक संपत्ति का संरक्षण। तो ये इसके संरक्षण का अधिकार दिया गया, मतलब ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि ये जितनी भी सामुदायिक सुविधाएं मिली, कुछ ग्राम पंचायतें अपने बनाएंगी, कुछ सरकार बनाएगी, कुछ राज्य सरकार बनाती है, कुछ केंद्र सरकार बनाती है, तो ये सारे विषयों को, सारी चीज़ों को आपको सुरक्षित करने का भी दायित्व आपके ऊपर है। ये है इसका सबसे बड़ा महत्व। तो अब चूंकि आपके ऊपर सारा दायित्व है इसकी सुरक्षा करना, तो अब आप समझ लीजिए कि कितना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये जो विषय है, अगर ये ग्राम पंचायतों को दे तो दिया आपने, लेकिन उनको आपने कैसे उसकी संरक्षण करें, ये आपने ना गांव में लोगों को तैयार किया है और न वैसी कोई व्यवस्था बनाई।
खाली कह देने से कि गांव वाले इसकी देखभाल करेंगे, ग्राम पंचायतें, अरे ग्राम पंचायतें अगर देखभाल करेंगी तो उसकी एक व्यवस्था आपको सरकार को देना चाहिए कि इस तरह व्यवस्था है। खाली एक आपने एक जबानी रूप से या ये अधिकार दे दिया, कहा कि जितने ये सामुदायिक संपत्ति है, जितने भी सामुदायिक एसेट्स हैं, कम्युनिटी एसेट्स हैं, उसका आप संरक्षण करेंगे। तो संरक्षण करना आसान काम नहीं है, उसकी एक पूरी व्यवस्था बनाई। ऐसी कोई व्यवस्था ग्राम पंचायतों में, मैंने समझता कि ग्राम पंचायतों में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि देखिए, इतने महत्वपूर्ण विषय आपने ग्राम पंचायतों को दिया है, तो अगर उसकी ये व्यवस्था आप नहीं बनाएंगे तो उस व्यवस्था से उनको क्या लाभ मिलेगा। आप ग्राम संपत्ति का संरक्षण कैसे लोग करें, ये आप दिल्ली और लखनऊ से बैठ के तो नहीं आप समझा सकते हैं कैसे से, और आपके समझाने को कोई मानेगा कैसे। तो ये अगर ये इतना बड़ा विषय है कि ये तो मैं समझता हूँ कि ये गांव सरकार के लिए, अगर गांव सरकार रहती तो ये विषय तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में उसकी व्यवस्था बनती। अब जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि हर विभागों में 5 लोगों की नियुक्ति होगी, विभाग रहेंगे। अब सामुदायिक एसेट्स के लिए अगर हमारे पास विभाग है तो उस विभाग का ये जिम्मेदारी होता है कि भाई, पहला तो इसकी जिम्मेदारी होती कि कितने ऐसे हम हैं कि अपने ग्रामीण गांव के लिए कौन कौन चीज़ें ऐसी सुविधा हम ला सकते हैं जो कि ग्रामीणों को फ़ायदा हो। जैसे कि खेल का मैदान नहीं है तो खेल का मैदान कैसे हमारे गांव बने, हमारे गांव में मान ली पानी की टंकी नहीं है तो पानी की टंकी कैसे बने। अब आजकल इस समय सरकार चला रही है कि हर गांव में टैप वाटर गांव में पहुंचे, तो टैप वाटर गांव में पहुंचे तो टैप वाटर के लिए जो व्यवस्था है वो हमारे गांव में अगर आती है तो कैसे उस व्यवस्था को घर घर तक वो पानी पहुंचे, क्योंकि ये तो बिल्कुल सामुदायिक संपत्ति हो जाएगी। मान ली पानी की टंकी बनेगी, ट्यूबवेल बनेगा, पाइप लाइन जाएगी, वो पाइप लाइन भी आप समझ लीजिए कि वो सामुदायिक एक तरह से संपत्ति हो गई। पाइप लाइन जाएगी और घरों तक पहुँचेगी, तो कैसे इस व्यवस्था को लागू किया जाए। उसी तरह पोखरे हैं, पोखरे कैसे शुद्ध हों, साफ़ सुथरे हों, ये वो विभाग देखती है। अगर पोखरों में सफाई वफाई नहीं हो रही तो उसकी कैसे पूरा सफाई बना के लें। आजकल चक रोड बन गए, वो भी आप समझ लीजिए एक तरह से सामुदायिक संपत्ति है। चक रोड कैसे ठीक ठाक हो, कोई उनका इंक्रोचमेंट ना होने पाए, वो देखते। सड़कें हैं, जितनी सड़कें ठीक ठाक चलती रहें, सड़कें जो है कि लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ सफाई और स्वच्छता जो अलग अलग विषय भले हैं, लेकिन ये लोग भी देखते हैं कि सफाई और स्वच्छता किस हद तक गाँव में ये व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही, और कैसे इसका देख रेख हो रहा है। अगर इसका देख रेख नहीं करेंगे, जैसे मान लो नहर भी है, वो भी एक सामुदायिक संपत्ति है। गांव से नहर जा रही है, अब नहर कहीं किसी ने काट दिया, अब कोई उसको सोचता नहीं है कि इसको काट दिया तो कौन उसको ठीक करे। लोग सोचते हैं हमसे क्या मतलब। देखिए, गांव में जो एक सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, गांव में क्या देश में, ये एक दिमाग में लोगों को हो गया कि अगर ये सरकारी संपत्ति है तो लोग समझते हैं कि ये हमसे क्या मतलब है, सरकारी संपत्ति है तो सरकार जाने। और वही और जब ग्राम पंचायतों को वो जो सरकारी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति उन्होंने नाम दे दिया है, लेकिन वो भी एक तरह से सरकारी संपत्ति है। अगर गांव सरकार रहती तो सब लोग समझते कि गांव सरकार की ये संपत्ति है और इसको हमको सबकी जिम्मेदारी। गांव सरकार की मतलब मेरी संपत्ति है। गांव के सरकार का मतलब, जब हम गांव सरकार कहते हैं तो पूरे गांव के लोगों को कहते हैं कि ये उनकी सरकार। तो जैसे ही तो ग्राम पंचायत के नाम सोचते हैं लोग क्या ये सरकार चला रही है, उत्तर प्रदेश सरकार उसकी व्यवस्था चला रही, हमसे क्या मतलब है। वो भाव ही नहीं आता है कि ये गांव का अपना है और इसको हमको अपने देखभाल करना है, इसकी रक्षा हमको खुद के लिए भाव ही नहीं आता है। तो ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा तो नुकसान यही है कि वो ग्राम पंचायत के में वो भाव ही नहीं। देखिए, एक ग्राम पंचायत ऐसा शब्द है ना कि वो भाव नहीं आपके अंदर पैदा होता है कि ये मेरा अपनी व्यवस्था है। वो लगता है कि ये ग्राम पंचायत ये पंचायती व्यवस्था है और सरकार के एक विभाग के रूप में चल रहा है, तो भाव बिल्कुल नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि ग्राम कहिए कि हमारे गांव पंचायत का, तो ये नहीं लगता कि ये ग्राम पंचायत आपकी है। लेकिन जैसे गांव सरकार के अवधारणा आप लाएंगे तो लगता है ये तो मेरी सरकार है, और ये जितनी गांव में जितनी ये सामुदायिक संपत्ति है ये मेरी संपत्ति है, क्योंकि हम ही लोग इसकी व्यवस्था करते हैं, हम लोगों के लिए है, हम लोगों के फायदे के लिए। तो एक बड़ा ये अपनापन का भाव और जिम्मेदारी, और अपनापन का भाव जैसे आएगा तो एक जिम्मेदारी की महसूस होती है, और जब जिम्मेदारी महसूस होगी तो उसकी आप निश्चित रूप से बिना कहे उसकी देख रेख करेंगे, बिना कहे उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि गांव सरकार से इन सामुदायिक संपत्ति का संरक्षण तो इतने अच्छे ढंग से हो जाएगा कि वो प्रक्रिया एकदम से, जो कि बिल्कुल शून्य है,
आजकल कोई ऐसी भावना नहीं है कि हमें ग्राम पंचायत की संपत्ति की रक्षा करें, बल्कि ये भावना होती है कि ग्राम पंचायतों की संपत्ति में अधिक से अधिक हड़प लें। मान लीजिए अगर ग्राम पंचायत की कहीं की ज़मीन खाली है तो उसको कब्जा कर लें, ग्राम पंचायत के कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं बिल्डिंग है, उस पर कब्जा कर लें। आप जाके देखिए गाँव, बहुत सारे गाँव में जो बिल्डिंगें बनी है उसमें लोग पुरानी तरह पड़ गए, अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसको ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए। ये महसूस नहीं करते हैं कि लोग ये गांव का संपत्ति है। गांव में अगर छोटा क्लिनिक बन गया है और कहीं दवाई की व्यवस्था है तो उस अस्पताल को भी नहीं समझते हैं, देखने नहीं जाते हैं कि कैसे हो, बल्कि उसमें तो बहुत जगह देखने में तो आया है कि वहाँ बहुत से छोटे छोटे जहाँ अस्पताल बने हैं वहाँ लोग भूसा भरते हैं, पशु जानवर पालते हैं। तो मतलब एक तरह से उनके मन में है कि सरकार का है, इसका जितना अधिक से अधिक दुरुपयोग कर सकते। लेकिन गांव सरकार की व्यवस्था में ये भाव ही नहीं आएगा कि हमें दुरुपयोग करना है। उनको ये आएगा कि एक हमारी एक संपत्ति है, और उसके लिए इस बात को स्थापित करने के लिए मैंने कहा कि ये सामुदायिक संपत्ति विभाग भी होगा। वो विभाग देखता रहेगा, हर संपत्ति पर नज़र रखेगा, हर संपत्ति का रख रखाव करेगा, और हर संपत्ति के, और इसके साथ साथ जो और भी जो चीज़ें गाँव में आ सकती हैं, संपत्ति का मतलब यहाँ प्रॉपर्टी से नहीं मतलब है, संपत्ति मतलब रिसोर्स से समझ लिए, मतलब वो चीज़ें जो हैं जो गांव अगर गांव में लाई जाए तो उसका लोगों को फ़ायदा मिले, तो वो लाने की भी कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक चीज़ों को गांव में लाने की चीज़ें की। आजकल गांव में जो चीज़ पहले थी वो भी ख़त्म हो रहा है। देखिए अगर बहुत ज़्यादा कुछ जगहों पर गाँव में मैं जानता हूँ खेल मैदान थे, अब वो खेल मैदानों की हालत जाके आप देखिए, वो खेल मैदानों पर, वो खेल मैदान तो रह ही नहीं गए हैं, उस पर लोग कुछ कब्जा कर लिए हैं, और बाकी घास फूस पेड़ पौधे अपने आप उगे हैं, बरसात में कोई उसका रख रखाव नहीं होता। अच्छा खासा एक खेल का मैदान आपके गांव में बर्बाद हो चुका है, बहुत जगहों पे है। उसी तरह से मान लीजिए गांव में कहीं कहीं पशुओं को चरने के लिए अगर मान लीजिए चारागाह रखा गया, आप जाके चारागाह देखिए, वो चारागाह जैसे रहने गए कोई, क्योंकि वहाँ भी लोगों ने ये किया है कि चारागाह को अपना बना लिया है, उसमें गोबर रखते हैं, कूड़ा रखते हैं, बस उस चारागाह को उन्होंने चारागाह का स्वरूप ही ख़त्म कर दिया। सड़कों पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। सड़क में अगर उनकी सड़क पे उनको खड़ा करना चाहिए, गाड़ी कहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए, कौन सड़क टूट रही है, कैसे फूट रही है, कहाँ नाली, जहाँ चाहे वहाँ नाली खो देते हैं, जहाँ चाहे गड्ढा खो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से कोई ऐसा भाव है जो कि गांव के इन एसेट्स को, कम्युनिटी एसेट्स को या सामुदायिक संपत्ति को रख रखाव करने की जिम्मेदारी लोगों में महसूस होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गांव सरकार की स्थापना में अगर ये हो जाए तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से हम गांव में जो सार्वजनिक चीज़ें, जिसको आप कहिए कि जिसका उपयोग सामुदायिक या आपके सार्वजनिक, ये सार्वजनिक शब्द ज़्यादा पॉपुलर है गाँव में। सार्वजनिक मतलब सबका, सबका, सबकी संपत्ति, और सबका संपत्ति मतलब जो साधन है वो सबका है, सबके लिए है, और सब उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप समझ लिए कि वो साधन जो सबका है, सबके लिए है, और सब उसका उपयोग जैसे अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, और उसको उस सरकार बनाती है, और कुछ अपने भी बना सकते हैं। तो अब आइए उसको वो पक्ष भी देख लीजिए। अब मान लीजिए बहुत सी ज़रूरतें ऐसी हैं जो कि गांव में लोगों के पास सरकार नहीं दे रही है, या सरकार की किसी योजना की जरूरत नहीं है, और लोगों को महसूस हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है कि हमें बैठ के गांव के बीच में 2-4 जगह, हमें उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि 2-4 चबूतरे हम बनवा दें। चबूतरे इसलिए बना दें कि लोगों के, गाँव के लोगों के एक आदत होती है कि वो एक बैठ के अपने गपशप करने के लिए। अब हमें 4 चबूतरे बनवाने हैं। अभी बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। अब हमने गांव पंचायत ने अपने चबूतरे बनना कोई बहुत बड़ा योजना नहीं है, अब वहाँ माली एक पे किसी पेड़ लगवा दिया, एक चबूतरा बना दिया, गांव अपने पैसे से ग्राम पंचायत ने बना दिया। हम तो गांव सरकार की बात करें, गांव सरकार ने 4 चबूतरे बना दिए। अब ये 4 चबूतरे पे वहाँ बन गई। अब ये चबूतरे बन गए, उसका रख रखाव करेंगे, बैठेंगे, कभी चबूतरे टूटे नहीं, अगर कहीं ईंटा सरक गया तो उसका रिपेयर करा देंगे। अब चबूतरे बैठने से एक वातावरण बनता है, और वातावरण बनते थे उसमें गांव में आपस में सद्भावना आती है, बैठते हैं लोग तो आपस में प्रेम बातें होती हैं, जगह होती है। अब गांव में इधर के मैं देखा हूँ
कि गांव में अब वो जगह जो लोग बैठते थे लोग, वो धीरे धीरे सब लोगों ने मकान बना लिए, कब्जा कर लिया। अब बहुत जगह रही नहीं है गांव के अंदर की जहाँ की बैठ के 10-20 आदमी अपने बातचीत कर सकें। तो ये महसूस हो रही है। अभी मैं अपने गांव का एक उदाहरण दूं आपको कि मैंने एक मंडी समिति का शेड बनवाया बहुत बड़ा, कि ताकि वहाँ एक शेड बन जाएगा तो वहाँ लोग आएंगे और अपना अनाज बेचेंगे, और धीरे धीरे वहाँ एक बाजार टाइप का वो अनाज बेचने का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। लेकिन वहाँ उसका और बहुत पैसे से उन्होंने मंडी समिति वालों ने करीब 35 लाख रुपए, 96 में बनवाया था, 35 लाख रुपए से उन्होंने एक बहुत बड़ा शेड बनवाया ताकि यहाँ के लोग, ग्रामीण लोग कर सकें। अब आज 96 से देखिए 25 साल हो गए, उसका क्या इस्तेमाल गांव के लोग करते हैं? गांव के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ लोग सोने के लिए, बैठने के लिए और अपने पशुओं को बांधने के लिए बरसात में, मतलब इस तरह इस्तेमाल हो रहा। और गांव को इसकी किसी को परवाह नहीं कि ये क्या इस्तेमाल हो रहा है। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज़, और किस तरह से बिल्कुल बर्बाद करके, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो जिसको मर्जी जाके बरसात पानी बरसता है तो पशु बांध देता है, जिसकी मर्जी वहाँ अपना सामान, खटिया चारपाई, वो मतलब वो स्टोर के रूप में इस्तेमाल करा। और कोई गोबर के उपले भी वहाँ स्टोर कर देता है, वही रखे हुए। देखिए कैसे। और ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का तो होता, हमसे क्या मतलब, ये मंडी समिति विभाग का है, वो मंडी समिति जाने। अब देखा आपने, मैं उदाहरण के समझा, मंडी समिति ने बनवाया, वो समझते हैं कि मंडी समिति विभाग जाने। मंडी समिति क्यों जाएगी 40-50 किलो में बहुत शेड बनवा के? उसको क्या पड़ी है कि जाके मंडी समिति वहाँ किसको पोस्ट करे, कर्मचारी के जाके उसका देखभाल करे? वो तो गाँव के लिए है। अब वो चूंकि मंडी समिति का विभाग का है, इसलिए गाँव पंचायत का तो है नहीं। लेकिन गाँव सरकार अगर रहती तो वो शेड जो है गाँव सरकार का अपना होता, और गाँव सरकार उसका रख रखाव करती, गाँव सरकार उसकी व्यवस्था करती, और धीरे धीरे वो पूरा जो शेड है आज एक तरह से कितना बड़ा केंद्र, 25 सालों में वो अन्न बेचने का और अनाज बेचने का, और वहाँ से दूर दूर से लोग आते, लोग वहाँ से अनाज खरीदते, ट्रकें आती, बसें आती, एक छोटा रोजगार भी वहाँ होता। गांव के लोग, कई लोग रोजगार पाते, और गांव में कुछ पैसे भी आने लगते, और खरीद फरोख्त का एक अच्छा खासा बाजार बन जाता। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि सरकार की तमाम इसी तरह की योजनाएं हैं जो कि सरकार वहाँ से बना के चली जाती है। गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं है, ग्राम पंचायत से कोई मतलब नहीं है, और वो पैसा वहाँ के मतलब लाखों करोड़ों रुपया इसी तरह से गाँव में बर्बाद होता जा रहा है। तो ये इन व्यवस्थाओं को ये गांव सरकार इतने अच्छे ढंग से करती कि सारा का सारा लाभ गांव वाले उठाते, अपना विकास और तरक्की करते। अब गांव के लोग तो जब उनके पास उसकी व्यवस्था करने की व्यवस्था नहीं है तो उसमें वो अपने को हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि हाथ इसलिए डाल रहे हैं कि हम इससे क्या मतलब है। जैसा कि मैंने कहा कि पूरे देश में, इस देश में ऐसे लोगों में भावना बन गई कि सरकारी माल अपना नहीं है, सरकार का माल तो लूटो खाओ, सरकार के से हमारी माल से कोई जिम्मेदारी नहीं, संपत्ति से। ग्राम पंचायतों का अपना कुछ है नहीं, समझते हैं कि तो सब सरकारी है, तो गांव के किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो सारी ये जो योजनाओं का लाभ जो जिनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। जो सामुदायिक संपत्ति का लाभ तो गाँव में मैं नहीं देखता कि कहीं कोई लाभ किसी को मिलता हो, बल्कि वो जो भी सामुदायिक चीज़ें हैं वो गांव में बर्बादी होती रहती हैं। अगर नल भी लगा दिया तो उसको टूट गया तो बिगड़ गया तो उसको बनवाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन अगर वो गांव सरकार रहती तो आज बिगड़ा तो 2 घंटे के अंदर नल बन जाता, जो भी चीज़ बिगड़ती 2 घंटे के अंदर बन जाती। तो ये मैंने आज आपसे 29 विभागों की आज आखिरी जो विभाग है ये सामुदायिक संपत्ति या कम्युनिटी एसेट के बारे में। तो ये सामुदायिक संपत्ति का संरक्षण का या अनुरक्षण का जो भी अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है वो बिल्कुल ग्राम पंचायतों से उसको कोई देख रहे हैं कोई उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए लेकिन अगर ये गांव सरकार बनती तो ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग के रूप में इसको गांव के लोग गांव सरकार के लोग इसको संपादित करते हैं, और गांव के लोग बहुत ही फायदा इससे उठाते। जिसके पास साधनहीन है, सुविधा नहीं है, वो उन लोगों का भी जीवन स्तर वही हो जाता है जो अन्य लोगों का है। देखिए सामुदायिक संपत्ति से मतलब ये है कि वो सुविधाएं जो कुछ व्यक्तिगत स्तर पर कुछ लोग उठाते हैं, वो व्यवस्थाएं समाज के सबसे निचले स्तर तक के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं देगा। सामुदायिक संपत्ति का इस्तेमाल करने से कई फायदे होते हैं। एक तो वो सारी सुविधाएं सबको मिलती हैं, दूसरा रहता है कि आपस में मिल बैठ के उसको लोग चलाते हैं तो लोगों में अपना काम व्यवस्था चलाने की जानकारी होती है, और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि लोगों में एकता भी होती है कि भाई
जिस सामुदायिक चीज़ का हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एकता भी होती है। तो गांव में जो एकता भी आएगी, गांव में समानता भी आएगी और गांव में सुविधा भी मिलेगी। ये इसका निचोड़ समझ लीजिए कि ये 3 तरह के फायदे सामुदायिक संपत्ति से हो सकती है। लेकिन गांव में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गांव में क्या है, गांव में अपनी एकता तो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। गांव में सरकारी चीज़ों को लूट खसोट, आपको वैसे मैंने बताया कि जिस तरह से हमारे गांव में किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और गांव में सरकारी चीज़ों को लूटने खसोटने की चीज़ मान के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग दबंगई करते हैं, कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है और न उससे कोई सुविधा मिल रही है। और अगर सुविधा मिलती तो काम ये सब तमाम गतिविधियाँ बढ़ती, तो रोज़गार मिलते, तो रोज़गार भी नहीं कोई मिल रहा है। तो इस तरह से हमने आपको 29 विभाग के बारे में बता दिया। अब मैं ये आपसे कोशिश चाहूँगा कि देखिए 29 विभाग के बारे में बता के आपको मैंने एक पूरी गांव सरकार की संरचना कैसे होनी चाहिए, इस 54 एपिसोड में मैंने ये बताया कि किस तरह से गांव सरकार चलती है, गांव सरकार क्या है, गांव सरकार क्या व्यवस्था है, ग्राम पंचायत की क्या व्यवस्था है, कैसे अगर आपको अधिकार मिले तो किन अधिकारों को क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई। अब आज से एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ इसको उपलब्धि है। अब अगले एपिसोड में मैं 54 के बाद जो 29 विभाग तब ख़त्म हो गए, मैं कोशिश करूँगा कि इन एपिसोड्स में ये गांव पंचायत क्या है, ग्राम सरकार क्या है, तो आप जम लिए। अब इसको कैसे बेहतर ढंग से कितना चल रहा है और कैसे और प्रभावी बनाया जाता है, अन्य विषयों पर भी हम इसको चर्चा करते रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक आपके पूरी तरह से, हर तरह से, हर दृष्टि से, हर तरह से आप इसको न समझ लें, तब तक ये चलता रहेगा। इसके पीछे ये भी है कि ये अभी तो आप इतना 54 एपिसोड हो गया, 54 कड़ी हो चुकी, लेकिन अभी कोई सरकार के लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। उनकी ऐसा तो नहीं है कि सरकार के लोगों ने, किसी एक आदमी ने इसको नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, कोई चिंता नहीं। और ये तो हम मान नहीं सकते, लेकिन कोई उनको चिंता नहीं है, कोई इसकी सोच नहीं है कि भाई इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए। किसी ने हमसे अब ये नहीं हमसे कोशिश किया कि भाई आप इसको कह रहे हैं सरकार की तरफ से, कोई ये नहीं किसी ने कहा, तमाम विभाग हैं कि ये तो अच्छा है, अगर इस तरह से कैसे किया जाए, इस पर कोई कमेटी बैठाया जाए, इस पर चर्चा की जाए। कहीं कुछ नहीं, किसी को परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि उनकी परवाह तो सरकार चलाना है, सत्ता में आना है, भोगना है, विभाग के रूप में चलाना है, लूटना खाना है, और ये जो चलते रहेंगे। मतलब साल भर से मैं कह रहा हूँ, लेकिन साल भर से ये लोकतंत्र है। लोग कहते हैं लोकतंत्र में विचार आना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए, ये सबका ये तंत्र है। लेकिन किसी ने इस लोकतंत्र में 22 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में, एक भी व्यक्ति ने, एक भी सरकारी संस्था ने, एक भी सरकारी अधिकारी ने, एक भी सरकारी नेता ने, एक भी सरकारी मंत्री ने, एक बार मुख्यमंत्री, कभी किसी ने भूल के भी इस पर चर्चा नहीं की कि ये गांव सरकार की जो चर्चा इस तरह से चली जा रही है साल भर से, इस पर ध्यान दिया जाए। ये समझ लीजिए जनता के लोगों, आप ये समझ लीजिए कि आपके प्रति क्या लोगों, इस सरकार के लोगों को क्या मुद्दा है। बस इनका एक ही दृष्टिकोण है कि किस तरह से मुफ्त में चीज़ें आपको बांट दें, मुफ्तखोरी में आपको आदत डाल दें, लूट खसोट की आपको आदत डालें, आप लालच में फंस जाएं, बेईमानी में फंस जाएं, अनैतिकता में फंसे रहें, और जब हिसाब हो जाएगा आपके अंदर सब दुर्गुण आ जाएगा, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से आप एकदम कमज़ोर हो जाएं, फिर इन नेताओं के पीछे पीछे भागें, फिर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इनको वोट देते रहें, वो सत्ता का भोग करते रहें और आपको टुकड़े फेंकते रहें। जैसे कुत्तों को मैं तो कहता हूँ कि ये देश के नागरिकों को, खास करके गाँव वालों को कुत्ता बना के तुमने रख दिया है। टुकड़ा फेंकते रहेंगे, आप पीछे पीछे उनके चलते रहेंगे। और एक कहानी जो मैं आपको बताऊँ, वो बहुत पहले मैंने इसी कड़ी में बताया था, उस कड़ी को फिर सुनाते हुए आज की बात मैं समाप्त करता हूँ। और वो कहानी हिटलर की। हिटलर अपने एक बता ये चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा चला रहा हूँ कि यही आपकी हालत इन सब नेताओं ने रख छोड़ी है। और अगर अब भी नहीं चाहते तो आपका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी आपका बर्बाद होता ही रहेगा। और वो कहानी यह है कि हिटलर एक बार मीटिंग बैठा था, तमाम लोग बैठे थे, और उसमें उसे एक मुर्गा ले आया और मीटिंग कर रहा था। मुर्गे की एक एक पंख को निचोड़ते जा रहा था, और जब सारे मुर्गे के पंख निचोड़ दिया तो फिर उठ के खड़ा हो गया और चलने लगा, और हाथ में दाना रखा था और दाना का अपना एक दाना फेंकता था। वो मुर्गा जो है उसके पीछे पीछे उस दाने की लालच में चलता रहा। तो हिटलर से पूछा उन्होंने, आपने ऐसा क्यों कर रहा है? उसने कहा कि ये सब जो है, ये जनता जो है, ये जनता मुर्गा है, पहले इसके निचोड़ लो,
इसको सारे पंख निचोड़ लो ताकि ये उड़ने लायक न रह जाए, कुछ करने लायक न रह जाए। और जब कुछ उड़ने लायक न रह जाएगी, कुछ करने लायक न रह जाएगी, तब उसकी मजबूरी रहोगी। और जितना हम टुकड़ा फेंकेंगे वो हमारे पीछे पीछे जिंदगी जब तक जाएंगे वो हमारे पीछे चलती रहेगी। तो आपकी हालत इन नेताओं ने, इस सरकार ने यही कर लिया, आपको मुर्गे के बना के रख छोड़ा है। और आपके सारे क्रियाशीलता, जो आपकी क्षमता थी गांव सरकार बना के, जो आप खुद अपने लिए रोजगार ढूंढते, खुद अपने काम करते, कुछ संसाधन जुटाते, कुछ गांव का विकास करते, ये सारा का सारा ये जो पंख थे आपके, वो सारे पंख उन सबने निचोड़ लिया है। अब वो टुकड़ा फेंकेगा, कभी आपको 2,000 रुपया भेज देगा आपके खाते में, कभी आपको मुफ्त राशन दे देगा, कभी मनरेगा देगा, कभी आपको शौचालय बनाने के दे देगा आधा तिया। ये छोटे छोटे टुकड़े आपको काटता रहेगा, इसी में आप फंसे रहेंगे। और पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आपकी 1 अरब लोगों को, 1 अरब लोग हैं गाँव में रहते हैं, 1 अरब लोगों की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसी तरह से जिंदगी बिताती रहेंगी। और उनको लगेगा कि अब जो है ये सरकार आएगी तो ये दे देगी। उस टुकड़े पे जहाँ आप इतनी महान शक्ति है, आपके इतने विचारधारा है, जो हजारों साल तक जिन गाँवों को आपने बचा के रखा है, क्रिया उसको बचा के रखा है, उसको 70 साल में हालत ये हुई कि आज अगर मनरेगा न रहे, मुफ्त का राशन न रहे, तो कम से कम 1 अरब लोग की जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए। तो वही मनरेगा और मुफ्त के राशन की ज़िंदगी आप कब तक बिताते रहेंगे? इसको आप ख़त्म करिए, अपनी खुद शक्ति को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और गांव सरकार बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए करिए। बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा करिए, बड़े से बड़ी ताकत पैदा करिए। गांव सरकार ही बनना चाहिए। गांव सरकार बने तो गांव स्वर्ग बनेगा। और ये बिना इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि देश के 1 अरब लोगों को हम संपन्न बना सकें, खुशहाल बना सकें और शक्तिशाली बना सकें। तो गांव के लोगों को गांव का स्वर्ग बनाना है तो गांव सरकार आपको बनाने का संकल्प लेना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथी।